जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 से 1700 सदी तक के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स के साथ। ये आपका बहुत से बच्चों का माइनर सब्जेक्ट है, मोस्टली बच्चों का माइनर सब्जेक्ट है। हाँ, कुछ में एक्सेप्शन है कि मेजर भी हो सकता है। तो जो भी है, दोनों ही माइनर हो चाहे मेजर हो, सिलेबस बिल्कुल आपके लिए सेम रहेगा। आप ड्यू से हो, सोल से हो, रेगुलर से हो, तीनों ही कहीं से भी अगर आप ये ग्रेजुएशन कर रहे हो 2024 एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सेकंड सेमेस्टर से, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही जल्द आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। एग्ज़ाम्स आने में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बहुत जल्द आने वाले हैं। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने भी शुरू कर दिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आज ये तीसरी या चौथी वीडियो जिसमें मैं आपको थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन कवर करूँगी। तो ये खास वीडियो आपके लिए है। आज हम देखो एक और नए प्रश्न देखेंगे, मुगलों का साम्राज्य विस्तार और पतन के कारण। साथ ही में अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आए कि मुगल साम्राज्य का विस्तार और समृद्धिकरण कैसे हुआ, ये दोनों ही प्रश्न अगर आए आपके प्रश्न एग्जाम में, तो आप उसको किस तरीके से लिखना है ये हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल आप एंड तक देखना। अगर आपके पास कोई डाउट वगैरह है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। हाँ, आपको सारे ही आंसर्स राइटिंग उसी ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। देखो, अगर मुगलों के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो प्रश्न को कुछ इस तरीके से लिखना है। किसी भी प्रश्न को अटेम्प्ट करने के लिए उसको 3 भाग में लिखना है। सबसे पहले उसकी भूमिका बनानी है आपको, यानी कि उसका इंट्रो देना है आपको, है ना। इंट्रो लिखना, भूमिका लिखना, भूमिका नहीं तो परिचय लिख सकते हो उसको आप इस तरीके से। परिचय यानी कि भूमिका आपको मुगल साम्राज्य की बनानी है। इस तरीके से बनाना है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में इब्राहिम लोदी नामक व्यक्ति को हराकर की गई। और किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा, यानी बाबर उसका पहला संस्थापक था। किसका? मुगल साम्राज्य का। ठीक है। सांगा की राजपूत सेना के बीच लड़ाई हुई थी, जहाँ पर इब्राहिम लोदी हारा था और बाबर जीता था। और इसी के परिणाम स्वरूप भारत के उत्तरी हिस्से में मुगलों का साम्राज्य स्थापित हुआ। देखिए, भारत के उत्तरी हिस्से में बोला है, यानी कि भारत के उत्तर साइड में सबसे पहले मुगल आया, फिर धीरे धीरे करके दक्षिण में गया, फिर पश्चिम में बंगाल की खाड़ी इधर के साइड में गया। इनका जो विस्तार हुआ, मुगल साम्राज्य का विस्तार बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिखेगा। एक प्रशासनिक विस्तार, सामाजिक विस्तार और आर्थिक विस्तार। देखिए, प्रशासनिक विस्तार आप किस तरीके से लिखेंगे? कुछ इस प्रकार से। प्रशासन का मतलब होता है उसकी पॉलिटिक्स पार्टी, यानी कि जनता के लिए वो किस तरीके से कानून बना रहा है, क्या बना रहा है। जैसे आज के समय पर है ना, जैसे पीएम है, पीएम कोई भी कानून डायरेक्ट नहीं जनता पर लागू करता। ये पूरी की पूरी एक पॉलिसी है। वो लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जा रही है, सभी सदस्यों के बीच आएगा, उस पर राष्ट्रपति की सहमति होगी, तब जाके कोई कानून वगैरह बनता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रशासन है। सेम उसी तरीके से वहाँ भी प्रशासन विस्तार था। पूरे प्रशासन को 3 भागों में बांटा था। एक था केंद्रीय स्तर, एक था प्रांतीय स्तर और एक था स्थानीय स्तर। ठीक है। केंद्रीय स्तर के बारे में आप लिखना है कि सबसे प्रमुख जो होता था वो होता था सम्राट, यानी कि राजा। सम्राट कौन होता था वहाँ पे? राजा। ये लिखिएगा। और ये बिल्कुल स्वतंत्र होता था। केंद्र यानी कि सेंटर में है तो सेंटर की पावर बड़ी होती है। और याद रखना है इसका मुखिया कौन था? राजा खुद। और बिल्कुल स्वतंत्र होता था। केंद्र स्तर पर कई सारे लोग थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे। एक तो सम्राट था, जो अभी मैंने बताया। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स में आप लिख सकते हो, मैंने आपको सिर्फ पॉइंट बताया, इसको आपको एक्सप्लेन भी करना है। सरकारी कार्यों का प्रभारी होता है, यानी सरकारी काम यही करता था। दूसरा पद था वजीर और वकील का। वजीर का मतलब था उस समय की अदालत। जहाँ पे कोई भी मुद्दा वगैरह होता था तो एक पक्ष और एक विपक्ष में होता था, और एक वकील होता था जो पक्ष विपक्ष के बीच में दोनों की राय रखता था। वजीर का मतलब था अदालत, और मुद्दे लड़ने वाले को वकील कहते थे। ठीक है, उस समय पे। अब सोचो ये उस समय पे ज़रूरत क्यों पड़ी होगी? क्योंकि अकबर के समय में जब किसी भी दूसरे देश के साथ विद्रोह वगैरह चलता था तो यहीं पे काम आता था। प्रजा वगैरह की जो स्थानीय लोग होते थे उनके आपस के मुद्दे संभालने के लिए वो वजीर में जाते थे। तो वजीर अगर शब्द लिख रहा है इसका मतलब है अदालत। ठीक है, ये आप याद रखना। अगला देखिए, एक और पद था दीवाने कुल बोला गया उसको। दीवाने कुल कौन था? ये एक ऐसा पद था, यानी कि एक पोस्ट का नाम था, जो राजस्व प्रशासन को पूरा संभालता था। यानी कि पूरी की पूरी जनता से राज्य के पास कितना टैक्स आ रहा है, ठीक है, उस टैक्स का पूरा जो सामान वगैरह पूरा पूरा डाटा जो रखता था वो रखता था कौन? दीवाने कुल नाम का व्यक्ति। ठीक, ये पद था, कोई व्यक्ति नहीं था, पद था, पद। संपूर्ण साम्राज्य का राजस्व संग्रह यही करता था। राजस्व संग्रह पूरा टैक्स इसी के पास रहता था। और फिर ये क्या करता था कि फिर वो सम्राट को इसकी रिपोर्ट देता था। राज्य वित्त का रिपोर्ट किसको देता था? वो सम्राट को देता था, राजा को देता था। एक और पद था, अगला आप लिखिएगा, मीर बख्शी का। मीर बख्शी जो होता था, देखिए मीर बख्शी कहीं भी दिखे तो ये होता था सेना का प्रमुख। देखिए, ये सेना से रिलेटेड था।
सेना से संबंधित मामलों को मीर बख्शी जो थे वो संभालते थे। सेना के उपकरण वगैरह को यही रखता था, तो सेना का प्रमुख होता था मीर बख्शी। देखो पूरा केंद्रीय स्तर कैसे समझा, एक सम्राट है जो कि केंद्र में है, वजीर और वकील है, एक दीवाने कुल है जो राजस्व को संभालता है, एक मीर बख्शी जो पूरी सेना को संभालता है, एक मीर है। मीर समन का जो पद था ये होता था कि जो शाही कारखाने के अधिकारी, यानी कि जो शाही कारखाने मतलब जो राजा महाराजों का क्या खाना पीना रखना है, क्या वस्त्र वगैरह रखने हैं, उन्हें किस प्रकार के वस्त्र कब पहनने, ये सारे के सारे जो पूरा ध्यान वगैरह रखता था वो रखता था मीर समन नाम का व्यक्ति, ये वीर समन नाम का अधिकारी। शाही परिवारों के खरीद और भंडार वगैरह को संभालता था, उत्पादन वगैरह को यही देखता था। तो ये सारे ही पॉइंट्स आप अपने कॉपी में लिखना, और जब आप एग्ज़ाम में इसको लिखोगे तो इस तरीके से मत लिखिएगा, टेबल आप इस तरीके से बनाइएगा। सम्राट लिखा, सम्राट के आगे के बारे में थोड़ी सी 4-5 लाइन सम्राट के बारे में। दूसरा पॉइंट लिखना वजीर और वकील का, फिर 5 से 6 लाइन, 4-5 लाइन उसके बारे में। इस तरीके से लिखेंगे तो आपको आंसर प्रेजेंट करना बहुत आसान रहेगा। ये तो मैंने आपको बताने के लिए कर दिया, ठीक है। देखिए केंद्रीय स्तर आपने बहुत बढ़िया समझ लिया, आशा करती बहुत बढ़िया तरीके समझा होगा। मैंने जहाँ तक संभव हो सका बहुत अच्छे से समझा, ताकि अपने एग्ज़ाम को बिल्कुल भी मतलब कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। दूसरा है प्रांतीय स्तर। देखिए प्रांतीय स्तर क्या था, एक तो होता है केंद्र यानी कि सेंटर, बिल्कुल केंद्र में पावर है, एक है प्रांत यानी कि साइड में, ठीक है। तो देखिए प्रांतीय प्रशासन क्या होता था, प्रांतीय प्रशासन में सूबेदार द्वारा चलाया जाता था। प्रांतीय प्रशासन को किसके द्वारा चलाया जाता था, सूबेदार, यानी कि ये भी एक पद था। सूबेदार क्या होता था, यहाँ देखिए अकबर के समय पर शुरू हुई थी। सबसे बड़ी बात, मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया गया और प्रत्येक सूबा एक सूबेदार को सौंपा गया। जैसे आज के समय में एक भारत है और भारत के अंदर 28 राज्य हैं, उसी समय पे एक मुगल था, मुगल के अंदर 12 सूबे थे, समझ रहे हो। इस तरीके से अलग अलग 12, और सूबों में राज करने वाले को क्या बोलते थे, सूबेदार। वो राजा को रिपोर्ट करता था डायरेक्ट, ठीक। सूबेदार जो होता था वो कानून व्यवस्था बनाता था। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा है इस तरीके से। सबसे छोटा होता था गाँव, उससे बड़ा होता था प्रांत, जिसके अंदर गाँव आता था। प्रांतीय से बड़ा होता था सूबेदार, जिसके अंदर पूरा प्रांत आता था। सूबेदार से बड़ा होता था दीवाने कुल, जो भी मैंने बताया, और दीवाने कुल के बाद आता था ये सम्राट। दीवाने कुल कौन था, जो मैंने बताया था ना आपको, जो टैक्स वगैरह देखता था, ये सब चीज़। सूबेदार कौन था, जो सेना का सूबेदार कौन होता था, जो ये प्रांतीय स्तर का प्रमुख है। उसके बाद देखिए मीर बख्शी सैनिक घोड़े की देखभाल ये सब ये करते थे। मीर बख्शी कौन थे, सेना का प्रमुख था, इसीलिए उसको ये काम था। प्रांतीय स्तर पर अतिरिक्त अधिकारी और भी नियुक्त किए गए थे। सारे पॉइंट्स आप अपने इसी तरीके से आंसर में लिखिएगा, ठीक। तो ये तो आपने देखा मुगल साम्राज्य, फिर उसका विस्तार देखा, समृद्धिकरण कैसे हुआ ये भी देखा, ठीक है, विस्तार कैसे हुआ ये भी देखा। अब अगर पतन पूछ ले तो पतन कैसे लिखना है, देखो पतन आप इस तरीके से लिखिएगा। सबसे पहले भूमिका बना के या फिर उसी के अंदर ऐड ऑन करके लिख सकते हो। पतन के कई सारे कारण थे। मुगल साम्राज्य खत्म होता शुरू हुआ जब औरंगजेब शासन करता था। औरंगजेब के टाइम के बाद से मुगल साम्राज्य खत्म होता दिखा। देखो उसके पीछे कई सारे कारण हैं, ये देखिए। सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, कमज़ोर इरादों वाले शासक बने थे। कमज़ोर इरादों वाले शासक कैसे बने थे, ये देखिए। मुगल शासक अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कमज़ोर इरादों वाले और आलसी शासक थे। औरंगजेब के बाद शासन असक्षम हो गया, उनका अधिकांश समय शराब और औरतों में बर्बाद हो जाता था। मतलब उस समय पे जैसे औरंगजेब थे, औरंगजेब क्या करते थे कि जो भी अपना पैसा वगैरह होता था वो ज़्यादातर वो किस चीज़ पे खर्च करते थे, शराब वगैरह, या फिर जो लड़कीबाजी करते थे, है ना, इन सब पे वो खर्च करने लगे। वे अपना दरबार चलाने में इतने आलसी हो गए, उनकी आकर्षक आदतें और विलासिता के प्रति प्रेम में उन्हें बहुत बुरा शासक बना दिया। उनका बिल्कुल भी ध्यान प्रजा के प्रति नहीं रहता था। उनकी कमज़ोरी मानसिकता मुगल साम्राज्य का पतन के कारण बनी, ये बहुत बड़ा कारण था। और औरंगजेब को ही मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप कि विदेशी ताकतों द्वारा बार बार आक्रमण हुए। विदेशी ताकत यानी बाहर से मुगल साम्राज्य पे अब जो थी बाहर से हमले होने शुरू हो गए थे। मुगल साम्राज्य पर कई अफ़गान शासकों ने हमला किया। उनमें से नादिर शाह, जिसने हमला किया था 1739 में, दिल्ली को खतरनाक तरीके से लूटा। बिल्कुल चारों तरफ से किलेबंदी कर ली थी और करके लूटा था। इसके अलावा तुर्कों ने इस पर आक्रमण किया मुगलों पर। अफ़गान शासकों के बार बार हमलों ने मुगलों की सालों साल पुरानी ताकतों को बिल्कुल तोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ा कारण था मुगल शासन के खत्म होने का।
उसके बाद आप अगला पॉइंट लिख सकते हो, ये मराठा साम्राज्य द्वारा बार बार आक्रमण। मराठा दक्षिण भारत से हमला किया था। देखो मुगल साम्राज्य खत्म कैसे हुआ था, मैं एक सिंपल चीज़ में बताती हूँ, सिंपल से आइडिया में। ये मान लो भारत का नक्शा है, इधर उत्तर है, दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ठीक है। यहाँ पे मुगल साम्राज्य अगर डेवलप है, मुगल साम्राज्य अगर यहाँ पर डेवलप है, तो जो मराठा वगैरह थे, मराठा दक्षिण साइड से आए थे, मराठा दक्षिण साइड से आए, और इस साइड से आए तुर्की वगैरह, ये सब। मुगल साम्राज्य खत्म हुआ क्योंकि इधर से मराठाओं ने हमला कर दिया और इधर से तुर्की वगैरह ने, तो दोनों तरफ से घिर गया बिल्कुल तरीके से, ना इधर जा सकता था ना इधर, सेना भी अपनी बांटी, तो इधर भी युद्ध चल रहा है इधर भी, तो इसकी वजह से मुगल पूरा कमज़ोर पड़ गया। तो मराठा साम्राज्य द्वारा बार बार आक्रमण ये बहुत बड़ा कारण रहा इसके पतन के पीछे। आंतरिक रूप से मराठा नेताओं द्वारा मुगलों पर उदारतापूर्वक आक्रमण किया गया। मराठी नेताओं को भयंकर योद्धा माना जाता था। मराठा शासक शिवाजी ने, कौन थे? शिवाजी ने साम्राज्य की संरचना को भारी नुकसान पहुंचाया और दक्षिण भारतीय शासकों और राजपूत शासकों ने भी साम्राज्य पर भयंकर आक्रमण किया, ठीक है। अगला पॉइंट लिख सकते हो आप, गैर मुस्लिम लोगों के खिलाफ औरंगजेब की सांप्रदायिक नीतियां भी रही। साम्राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया सिर्फ औरंगजेब की नीति के कारण। औरंगजेब ने हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म के हजारों प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव जनता पर पड़ा। जनता ने फिर इसके आक्रोश में औरंगजेब को दोबारा राजा नहीं बनने दिया। उसने कुख्यात सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, मथुरा, हम्पी मंदिर, एलोरा मंदिर आदि को नष्ट कर दिया, ठीक है। हिंदू अपने उदार रवैये से नाराज़ हो गए और उसके खिलाफ पढ़ना उसने शुरू कर दिया, उनका पद दोबारा बैठने नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट आप उसके अंदर लिख सकते हो। 4 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट और आप इसमें ये लिख सकते हो, जो 1857 का विद्रोह हुआ था। याद होगा ये विद्रोह कितना भयंकर हुआ था, बहुत भयंकर विद्रोह था ये। इस विद्रोह के कारण ऐसा लगा था अंग्रेज़ों को कि अंग्रेज़ पूरी तरीके से भारत को छोड़ जाएंगे, लेकिन कुछ कमियों के कारण ये विद्रोह असफल हो गया था। तो 1900 की बात है ये, ठीक है। 1957 का विद्रोह साम्राज्य के लिए, 1900 गलत हो गया यहाँ पे, 1800 लिखिएगा, ठीक है। 1857 का विद्रोह आखिरी झटका था किसके लिए? मुगल साम्राज्य खत्म होने के लिए। विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने आधिकारिक तौर पर शासन को समाप्त कर दिया। सत्ता ब्रिटिश के हाथ में सौंप दी गई और यहीं से ब्रिटिशों का, यानी कि अंग्रेज़ों का शासन भारत पर शुरू हुआ। तो अब समझ आया अंग्रेज कैसे आए, उन्होंने अपना दबदबा कैसे किया। निष्कर्ष अगर आपको लिखना तो इस प्रकार से आप निष्कर्ष लिख सकते हो, मुगलों ने भारत की संस्कृति को कई तरीके से समृद्ध बनाया, ठीक है, बड़ा बनाया। दिल्ली और आगरा में प्रसिद्ध स्थापत्यकार निवास रहे हैं, लेकिन उन्होंने कई तरह के भारतीय संस्कृति को नुकसान भी पहुंचाया। उन्होंने उदार स्वभाव ने कई प्राचीन राजघरानों को नष्ट कर दिया। एक आदेश से 1000 प्राचीन इमारतें नष्ट हो गई। तो इस मतलब ये निष्कर्ष हमने अपनी साइड से बनाया, आप अपने हिसाब से कोई भी निष्कर्ष बना सकते हो। निष्कर्ष कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो बताए वही लिखना है। निष्कर्ष परिचय आप अपने हिसाब से लिखिए। हाँ, बीच में का कंटेंट आप जो लिख रहे हो ये आपका सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हम आपको बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम तक आपके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप पेपर बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ के आओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किस सब्जेक्ट के आपको वीडियोस चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।